नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। यूपी ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 6 जनवरी तक टला। वोटर लिस्ट में से 2.89 करोड़ नाम कटने की आशंका। एसआईआर के तहत यूपी में 18.7% वोटर सूची से हट सकते हैं। चुनाव आयोग ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन को बुधवार 31 दिसंबर से स्थगित कर 6 जनवरी कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा प्राप्त अंतिम आंकड़ों के अनुसार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के तहत राज्य में लगभग 2.89 करोड़ वोटरों के नाम हटाए जाने की संभावना है, जो कुल वोटरों का 18.70% है। यह उत्तर प्रदेश में एसआईआर कार्यक्रम में तीसरा बदलाव है, जो 27 अक्टूबर से 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश में नाम हटाने की संख्या सबसे अधिक है, जबकि तमिलनाडु में 15% दूसरे स्थान पर और गुजरात में 14.5% तीसरे स्थान पर है। नाम हटाने के मुख्य कारण मृतक मतदाता, स्थानांतरित या अनुपस्थित मतदाता या एक से अधिक जगहों पर पंजीकृत नाम है। विपक्षी समाजवादी पार्टी सहित किसी भी दल ने अब तक इसमें किसी अनियमितता की शिकायत नहीं की है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने बताया कि ड्राफ्ट रोल के प्रकाशन में देरी का कारण 15,030 नए बूथों का बनाया जाना है। बंगाल चुनाव से पहले घुसपैठ का मुद्दा खड़ा करने की कोशिश। अमित शाह बोले, घुसपैठियों को चुन चुनकर निकालेंगे। अमित शाह के दावे पर उठे सवाल। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले घुसपैठिए का मुद्दा खड़ा करने की कोशिश हो रही है। बंगाल के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो हर घुसपैठिए को चुन चुनकर बाहर निकाल देंगे और घुसपैठ पूरी तरह खत्म कर देंगे। लेकिन इस दावे पर भी सवाल उठ रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि पिछले 10 साल में मोदी सरकार के होने और खुद अमित शाह के गृह मंत्री रहने के दौरान घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई उस तरह की नहीं रही। आंकड़े बताते हैं कि मनमोहन सरकार में करीब 88,000 घुसपैठियों को बाहर निकाला गया था, लेकिन मोदी सरकार में यह संख्या काफी कम है। असम में 2019 के नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स से बाहर हुए करीब 19 लाख लोगों को 6 साल बीत जाने के बाद भी नहीं निकाला जा सका। तो अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बंगाल से घुसपैठियों को बाहर निकालने का शाह का वादा सिर्फ जुमला है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में जहरीला पानी। दूषित पानी से 8 मौतों का दावा, 100 से ज्यादा बीमार। जांच कमेटी गठित की गई, 2 अधिकारी निलंबित। देश के सबसे स्वच्छ शहर होने का लगातार पुरस्कार पा रहे मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से झकझोर देने वाला कांड सामने आया है। भागीरथपुरा इलाके में अब तक 8 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोगों के बीमार होने की खबर है। हालांकि जिला प्रशासन ने 3 मौतों की ही पुष्टि की है। बीते 4-5 दिनों से उल्टी, दस्त और बुखार के मामलों में अचानक बढ़ोतरी हुई, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लंबे समय से बदबूदार और गंदा पानी सप्लाई हो रहा था, लेकिन शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया। जांच में पेयजल पाइपलाइन के शौचालय के पास लीकेज सामने आया है, जिससे पानी दूषित होने की आशंका है। सरकार ने 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई है और लापरवाही के आरोप में 2 अधिकारियों को निलंबित व 1 की सेवा समाप्त कर दी गई है। पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं और टैंकरों से जल आपूर्ति की जा रही है। सोशल मीडिया पर नफरती वीडियो से बढ़ा सांप्रदायिक तनाव। हिंसा के खुले आह्वान के कई वीडियो वायरल। अपहरण, एसिड अटैक और मॉब लिंचिंग के उकसावे वाले वीडियो वायरल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हाल ही में सामने आए 4 वीडियोस ने देश में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव को लेकर गंभीर चिंता पैदा की है। इन वीडियोस में मुसलमानों के खिलाफ अपहरण, एसिड अटैक, आत्मघाती दस्ते और मॉब लिंचिंग जैसी हिंसक बातों को खुलकर उकसाया गया है। एक वीडियो में यति नरसिम्हानंद हिंदुओं से आईएसआईएस जैसा संगठन बनाने की अपील करते दिखे, जबकि दूसरे में ऋषभ ओझा मुसलमानों को किडनैप कर एसिड डालने की बात करता है। तीसरे वीडियो में गाजियाबाद में खुले आम तलवारें बांटी जाती दिखी और चौथे में एक गाने के जरिए गौ रक्षा के नाम पर हिंसा भड़काई गई। इन वीडियोस को पुलिस और सरकार को टैग कर रिपोर्ट किया गया है। असम एसटीएफ ने जमात-उल मुजाहिदीन से जुड़े संगठन के 11 सदस्यों को पकड़ा। बांग्लादेशी आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़। असम पुलिस। युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और फंडिंग का नेटवर्क चलाने के आरोप में केस दर्ज। असम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने बांग्लादेश के प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन
जमातुल मुजाहिदीन से जुड़े उसके सहयोगी संगठन इमाम महमूदूर काफिला यानी IMK के 11 सदस्यों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। IMK का गठन 2018 में हुआ था। STF प्रमुख और गुवाहाटी के पुलिस कमिश्नर पार्थ सारथी महंत ने बताया कि ये लोग असम और आसपास के राज्यों में युवाओं को कट्टरपंथी बनाने, भर्ती करने, प्रचार फैलाने और हवाला व UPI के जरिए फंड जुटाने में एक्टिव थे। इसके लिए वे एनक्रिप्टेड सोशल मीडिया ग्रुप्स का इस्तेमाल कर रहे थे और ट्रेनिंग के लिए सीमा पार यात्रा की व्यवस्था भी कर रहे थे। जांच में सामने आया कि अगस्त 2024 में बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद JMB, अंसारुल्लाह बांग्ला टीम और AQIS के शीर्ष नेताओं ने भारत में नेटवर्क एक्टिव करने के निर्देश दिए थे। गिरफ्तारियां बारपेटा, पाकसा, चिरांग, तरांग और त्रिपुरा से की गई हैं। आरोपियों पर PNS 2023 और UAPA 1967 के तहत केस दर्ज किए गए हैं। TMC की 10 सदस्यीय टीम मुख्य चुनाव आयुक्त से SIR पर चर्चा के लिए करेगी मुलाकात। पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान 58.2 लाख वोटरों के नाम हटाए गए। पार्टी ने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी श्रेणी की पूरी सूची सार्वजनिक करने की मांग की। TMC की 10 सदस्यीय टीम बुधवार को नई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करेगी। बैठक का नेतृत्व पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी करेंगे। बैठक के बाद वे मीडिया को स्थिति से अवगत कराएंगे। यह मुलाकात पश्चिम बंगाल में चल रहे विशेष गहन संशोधन यानी SIR के दौरान लाखों वोटरों के नाम हटाए जाने की घटनाओं को लेकर हो रही है। TMC का आरोप है कि तार्किक गड़बड़ियों की श्रेणी में वोटरों के नाम बिना पारदर्शिता और नोटिस के हटाए गए। पार्टी ने पिछले हफ्ते 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के जरिए राज्य चुनाव अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा था। ममता बनर्जी ने घुसपैठ के आरोपों को बताया झूठा। पहलगाम और दिल्ली हमलों को लेकर अमित शाह से किया सवाल। ममता का सीमा फेंसिंग के लिए जमीन न देने के आरोपों से इनकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अवैध घुसपैठ वाले आरोपों पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखा जवाब दिया है। ममता ने सवाल उठाया कि अगर घुसपैठ सिर्फ बंगाल में है तो फिर कश्मीर के पहलगाम और दिल्ली में हुए आतंकी हमले कैसे हुए। उन्होंने अमित शाह से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि अगर वे नहीं हटे तो जनता उन्हें सत्ता से हटा देगी। ममता ने सीमा पर फेंसिंग के लिए जमीन न देने के आरोपों को भी खारिज किया और कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र को कई परियोजनाओं के लिए जमीन दी है। उन्होंने बीजेपी के चुनावी दावों और SIR प्रक्रिया पर भी निशाना साधा। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल द्वारा तलवार और अन्य हथियार वितरित किए गए। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने RSS पर 100 सालों से नफरत फैलाने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले में 10 गिरफ्तारियां की, आगे की जांच जारी। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने बुधवार को गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के सदस्यों द्वारा तलवार, कुल्हाड़ी और आरी बांटने के वायरल वीडियो के बाद RSS पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि RSS ने 100 सालों से नफरत का बीज बोया है जो बीजेपी शासित राज्यों में फल फूल रहा है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 16 नामजद और 25 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, जिनमें से 10 को गिरफ्तार किया गया है। टैगोर ने कहा कि इसी नफरत की विचारधारा ने त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या जैसी घटनाओं को जन्म दिया। जाँच अभी जारी है। चीन ने भारत और पाकिस्तान तनाव में मध्यस्थता का दावा किया। भारत पहले ही तीसरे पक्ष की भूमिका खारिज कर चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन और पाकिस्तान सैन्य सहयोग पर उठे सवाल। अमेरिका के बाद अब चीन ने भी भारत पाकिस्तान तनाव में मध्यस्थता का दावा किया है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने बीजिंग में कहा कि मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए तनाव को कम कराने में चीन ने भूमिका निभाई। हालांकि भारत पहले ही साफ कर चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालात TGMO स्तर की सीधी वार्ता से सुलझे थे और किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं थी। मई में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की थी। इसी दौरान चीन की पाकिस्तान को सैन्य मदद को लेकर भी सवाल उठे थे। बावजूद इसके वांग यी ने भारत और चीन के रिश्तों में सुधार की बात भी कही। चीन से बढ़ते सस्ते स्टील आयात पर रोक लगाने की कोशिश। 3 साल में 12% से घटकर 11% होगा आयात शुल्क। घरेलू स्टील उद्योग को बचाने के लिए DGTR की सिफारिश पर फैसला। भारत ने चीन से बढ़ते सस्ते स्टील आयात पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने चुनिंदा स्टील उत्पादों पर 3 साल के लिए 11 से 12% तक आयात शुल्क लगाने का फैसला किया है। पहले साल शुल्क 12% रहेगा, दूसरे साल 11.5% और तीसरे साल 11% हो जाएगा। सरकार का कहना है कि सस्ते और घटिया स्टील आयात से घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा था।
DGTR की जांच में पाया गया कि स्टील आयात अचानक और तेजी से बढ़ा है, जिससे भारतीय कंपनियों पर दबाव पड़ा। यह शुल्क चीन, वियतनाम और नेपाल से आने वाले स्टील पर लागू होगा, लेकिन स्पेशलिटी स्टील इससे बाहर रहेगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।